हेलो गाइस, आज हम HTML पढ़ेंगे। HTML हम प्रीवियस में भी पढ़ चुके हैं। इसकी बेसिक डेफिनेशन, इसकी रिक्वायरमेंट, इसके सारे सिंटैक्स, जो बेसिक सिंटैक्स होते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब है स्क्रीन के 3 साइड होते हैं, यानी लेफ्ट, सेंटर, राइट। तो इसके अलाइनमेंट को आप सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट के अलाइनमेंट को। तो देखिए यहाँ पे जो अलाइनमेंट है, यहाँ पे हम 3 टाइप के दे सकते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। बस आपको अलाइन इज इक्वल टू वो अलाइनमेंट लिखना होगा डबल कोट के अंदर, लेफ्ट, राइट, सेंटर। तो इससे जो टेक्स्ट का जो पोजीशन है वो मेंशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 लिए हैं। देखिए ये जो लिया है ये राइट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है और ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। अब हम चाहते हैं, जैसे हमने ये माय नेम इज खान लिया, मैं चाहता हूँ कि माय नेम इज खान देखिए कहाँ मेंशन हो रहा है, ये हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड। इस जो टेक्स्ट को मुझे सेंटर में लाना है, तो मैं बॉडी के अंदर क्या करूंगा, बॉडी में मैं लिखूंगा अलाइन, ALIGN, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, CENTER। जैसे ही मैं अलाइन इसको सेंटर करूंगा, जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। आप चाहो तो इसको राइट में भी ले सकते हो, RIGHT। हमने जैसे ही राइट लिखा तो ये राइट में आ जाएगा। हाइपरलिंक क्या करता है, एक से ज्यादा पेजों को आपस में इंटरलेक्ट करता है या कनेक्ट करता है। हाइपर इज ए लिंक फ्रॉम ए हाइपरटेक्स्ट फ्रॉम टू अनदर डॉक्यूमेंट, फाइल एंड लोकेशन। यानी अगर आप चाहते किसी चीज को क्लिक करें तो आप दूसरे पेज पे पहुंच जाओ, तो इसे हम बोलते हैं हाइपर लिंक। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसको कहते हैं हरेफ। हरेफ में आपको वो दूसरे डॉक्यूमेंट का एड्रेस लिखना पड़ता है जिसपे आप जाना चाहते हो। हरेफ एट्रीब्यूट देखते हैं। द HTML एंकर एलिमेंट, ये एंकर एलिमेंट यानी ए ओपन होता है और क्लोज भी होता है, इज यूज्ड टू डिफाइन बोथ हाइपरलिंक एंड एंकर। यानी ए ओपन होता है, ए के अंदर जो ओपन हुआ है उसमें हरेफ और उसका URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेस लिखते हैं और फिर टेक्स्ट, उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो याद देखिए, जिसको हाइपरलिंक बनाना है उसको एंकर के अंदर यानी बीच में लिखना पड़ता है। एग्जांपल में देखते हैं, हमने यहाँ पे एक कोडिंग ली जिसके अंदर हमने ओपन लिखा, ओपन द, फिर गूगल साइट, ओपन गूगल साइट। हम चाहते हैं गूगल साइट को जैसे क्लिक करूं तो ये गूगल साइट क्लिक हो जाए। तो हमने क्या, गूगल साइट से पहले एंकर ओपन किया हरेफ और हमने गूगल का एड्रेस डाल दिया URL, और गूगल साइट के बाद हमने एंकर को क्लोज कर दिया। रिजल्ट क्या आएगा, तो देखिए जैसे ही हमने इसको रन किया और जैसे गूगल साइट को क्लिक किया, गूगल साइट को क्लिक करते ही गूगल ओपन हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हमने ए लिया और एंटर मारा, तो देखिए ये हरेफ एंकर टैग में क्या आया, हरेफ आया। हरेफ एक एट्रीब्यूट होता है जो फाइल को कॉल करता है, यानी कौन सी फाइल को आपको कॉल करना है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल, और जैसे ही मैंने सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये तो गूगल लिखा आया, लेकिन जैसे मैं गूगल को क्लिक करता हूँ कुछ नहीं होता, गूगल को क्लिक करता हूँ कुछ नहीं होता, कोई गूगल की साइट आई नहीं रही। तो मैं चाहता हूँ कि जो गूगल है ये शो, जैसे क्लिक करूं तो ये इंटरनेट की फाइल कॉल हो जाए। तो क्या करेंगे, मैं एंकर टैग लूंगा, ए एंकर टैग लिया, और देखिए ये जो ओपन है, ये जो ए ओपन है और ये क्लोज, इसके बीच में गूगल लिख देता हूँ। मैंने गूगल लिख दिया, ओके, और यहाँ पे रिफ्रेश, देखो यहाँ पे गूगल लिखा तो गूगल के ब्लू कलर में और नीचे अंडरलाइन आ गया। ये शो करता है कि ये हाइपरलिंक हो गया, लेकिन जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये कोई फाइल कॉल नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि मैंने लिंक जरूर कर दिया है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि इसको क्लिक करने के बाद कौन सी फाइल ओपन होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे किसी भी फाइल का नाम लिख सकता हूँ, जैसे www.google.com, हमने ये लिख दिया और रिफ्रेश किया हमने, देखिए तो ये देखो ये ब्लू कलर से किसी पर्पल कलर, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है फाइल नॉट इज फाउंड। क्यों, शायद कोई मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक बिल्कुल हो सकती है क्योंकि यहाँ पे आपने कंप्लीट गूगल का नाम नहीं लिखा। आपको क्या करना है, जब भी ऐसे हो तो आपको गूगल का कंप्लीट पाथ लिखना पड़ेगा। यानी गूगल का कंप्लीट पाथ क्या है, जरा हम चेक कर लेते हैं। गूगल का कंप्लीट पाथ देखिए, जो गूगल का कंप्लीट पाथ ये है, यानी HTTP। आपको क्या करना है, आप ये साइट को पूरी कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए आपकी कोडिंग। तो देखिए गूगल का कंप्लीट पाथ ये है, https.www, ये कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश करते देखिए जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो गूगल की साइट ओपन हो गई। आप चाहे तो फेसबुक की भी साइट ओपन कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं यहाँ पे फेसबुक लिख देता हूँ, facebook.com। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये गूगल को हटा के फेसबुक,
और इधर हमने रिफ्रेश किया तो देखिए गूगल की जगह फेसबुक आ गया, और फेसबुक पे जैसे क्लिक करूंगा तो क्या ओपन हो जाएगा, ये फेसबुक की साइट ओपन हो गई। इमेज से क्या करता है, किसी भी इमेज को कंट्रोल करता है, इमेज को आप शो कर सकते हो, ठीक है, वेबसाइट पे आप उसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। और दूसरी चीज, इमेज जो है उसके अंदर आपको उसका यूआरएल लिखना पड़ेगा। यूआरएल क्या होता है, सोर्स, यानी आपको सोर्स को मेंशन करना पड़ेगा। देखिए इमेज लिया, इमेज ओपन ही होता है और साथ में वो खुद क्लोज भी हो जाता है। तो देखिए सोर्स, यूआरएल ओपन किया, देखो पिक्चर, ठीक है, सोर्स, पिक्चर, हाइट एंड विड्थ, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। देखिए इमेज हैज टू रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, इसके दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक खुद सोर्स होता है, एक अल्टर होता है। सोर्स में क्या होता है, पाथ देते हैं, इमेज कहाँ पे सेव है, इमेज का जो नेम है वो शॉर्ट रखो, ABCD रख सकते हो, फिर उसका एक्सटेंशन भी देना जरूरी होता है। अल्टरनेट ये होता है कि जो स्पेसिफाई करते हैं कि इमेज के बारे में कि कुछ इंफॉर्मेशन देना जो शो नहीं होता। एग्जांपल में देखते हैं, हमने ये लिया इमेज सोर्स smiley.gif, ये gif क्या, इसका एक्सटेंशन है, और अल्टरनेट स्माइली फेस हमने इसके बारे में कुछ लिख दिया, उसकी हाइट और विड्थ ये दे दी। तो देखिए ये ऐसा शो हो जाएगा कि ये स्माइली यानी ये हो गया, शो हो गया स्माइली फेस, इसकी इंफॉर्मेशन है, हाइट इसकी और कितनी है और विड्थ कितनी है, दोनों शो हो जाएगी। इमेज के अंदर जैसे हम यहाँ पर ये लिखेंगे img इमेज और एंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पे इमेज आया, इमेज एक एलिमेंट है, और ये सोर्स वो एड्रेस को कॉल करने के लिए कहाँ से आप फोटो कॉल कर रहे हो, कहाँ से इमेज कॉल कर रहे हो। तो देखिए जहां से आप कॉल कर रहे हैं तो आपकी जो इंटरनेट की फाइल और दूसरी जो पिक है इमेजेस है, आप वो दोनों एक ही प्लेस पे रखिए। इससे क्या होता है कि बहुत लंबा एड्रेस लिखने के बजाय शॉर्ट डायरेक्ट आप नेम को कॉल कर सकते हैं। अगर आप फोटो चेंज करना चाहे तो इसी फोल्डर में आप रखिए, एक ही फोल्डर में नहीं है। और साथ में आप इसकी प्रॉपर्टी में जाकर आप इसका एक्सटेंशन में देखिए, फाइल का एक्सटेंशन, क्योंकि आप फाइल के नाम के साथ उसका एक्सटेंशन भी देना जरूरी है। तो देखिए इसका नाम है 4 और इसका एक्सटेंशन है .png। दूसरी भी फाइल देख लेते हैं, हर एक फाइल का एक्सटेंशन अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए 13.gif, 13 इसका नाम है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं 1.png, और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं तो देखिए जैसे सेव करने के बाद हम जैसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए फोटो आ गई यहाँ पे। अगर आप एक से ज्यादा अगर रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बहुत सारे रख सकते हैं, ठीक है, इमेजेस बहुत सारे रख सकते हैं। यहाँ पे 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख, देखो कितनी आसान हो गया हमें कॉल करने के लिए। और हमने यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश किया तो देखिए बहुत सारी फोटो आ गई। हमने यहाँ पे रख दिया 11 डॉट और उसका एक्सटेंशन क्या है, GIF, ठीक है, हम GIF रखते हैं और इसको सेव करके जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं देखिए ये स्टैटिक पिक है, और ये देखो ये GIF मूवेबल होता है। सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट ये मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए यूज होता है। हम सबसे पहले सब स्क्रिप्ट की बात करते हैं। सब स्क्रिप्ट का हम एक केमिस्ट्री में ज्यादातर यूज होता है, केमिकल में हम शो करते हैं, ठीक है। द सब स्क्रिप्ट कोई भी जो नंबर्स होते हैं वो बॉटम में शो होता है, किसी भी टेक्स्ट को हम बॉटम में शो कर सकते हैं। जैसे H2O, तो देखिए HO तो सिंपल है, लेकिन जो 2 है इसके बॉटम में शो है। तो इसे हमें सब एग्जांपल में देखिए, हमने सपोज कीजिए हमने एक शो किया, हमने H2O को कैसे मेंशन किया, तो देखिए H2O और एक हमने H2SO4 लिया है। तो देखिए H और O नॉर्मल है, लेकिन जिसको आप बॉटम में आप मेंशन करना चाहते हो तो उससे पहले सब और उसके बाद में सबको क्लोज कर दो। सेम एज इट इज, देखिए H2SO4 में 2 को नीचे बॉटम में करना है तो 2 से पहले ओपन एंड क्लोज और 4 से वो पहले ओपन एंड क्लोज करते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो देखिए H2 बॉटम में आएगा, O सिंपल है, अगेन H2SO4, 2 और 4 दोनों बॉटम में आ गए। मैंने H लिखा, 2 लिखा और O लिखा। अगर हमने इसको ऐसे लिखा तो हमारे पास ये H2O ऐसे ही मेंशन हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो 2 है ये बॉटम में मेंशन हो। तो हमें क्या करना है, तो 2 से पहले हमें सब लिखना है, सबको ओपन करेंगे, ओके, सबको हमने ओपन किया और 2 के बाद हमें सबको क्लोज कर देना है। तो देखिए 2 के बाद हमने सबको क्लोज किया। जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश किया तो देखो H2O मेंशन हो गया। 2 को बॉटम में लेके जाना है तो हम यहाँ पे 2 से पहले सब लिख देंगे, ओके, और 2 के बाद सबको बॉटम, 2 के बाद हम सबको क्लोज कर देंगे। तो देखिए हमने क्या किया, देखो H2 आ गया, ठीक है, H2 आ गया, लेकिन 4 तो ऊपर रह गया।
तो 4 से पहले सबको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे और 4 के बाद सबको क्लोज कर देंगे। तो जैसे हमने किया तो देखिए H2SO4 मेंशन हो गया। नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स में काम आता है किसी भी टेक्स्ट को क्या कहते हैं, नॉर्मली लाइन से अबाव यानी ऊपर की ओर शो करने का काम करता है। एग्जांपल में देखिए x की पावर 2 एंड y और a प्लस b की पावर 2 हमने लिखा। तो देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर एंड y। तो देखिए जो स्क्वायर है इससे पहले हम सुपर और सुपर ओपन एंड सुपर क्लोज कर देंगे तो वो ऊपर अबाव लाइन में आ जाएगा। सेम एज इट इज देखिए a प्लस बी का स्क्वायर 2 अगेन। तो देखिए जिसको भी आपको ऊपर शो करना है तो उससे पहले ओपन एंड क्लोज कर देंगे तो वो सब एंड सुपर बन जाएगा। अगर आप कहते हैं कि मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने ऐसे लिखा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो देखिए h2 प्लस y2 आया है, स्क्वायर तो आया ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि ये जो 2 है दोनों को अबाव लाइन यानी लाइन से ऊपर भेजना है। तो 2 से पहले हम क्या लिखेंगे, सुपर, SUP सुपर ऑन कर देंगे और 2 के बाद इसको ऑफ कर देंगे। सेम एज इट इज y के बाद जो 2 है उसको भी सुपर लिख देंगे और 2 के बाद इसको क्लोज करते हैं। देखिए ये कैसे मेंशन हुआ, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेंशन हो जाएगा। आप ऐसे मैथमेटिक्स फार्मूले बना सकते हैं। कॉलस्पेन HTML के अंदर यूज होने वाले सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होते हैं। कॉलस्पेन का यूज टेबल के अंदर कॉलम को मर्ज करने के लिए काम आता है, यानी एक से ज्यादा अगर कॉलम हो उनको आपस में मर्ज करके एक सिंगल कॉलम में कन्वर्ट किया जाता है। इसका यूज सबसे ज्यादा टेबल डेटा यानी TD में यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे नीचे सिंटेक्स TD कॉल स्पैन इज इक्वल टू वैल्यू। वैल्यू का मतलब है कितने कॉलम का आपको मर्ज करना है। ABCDEFGH एक टेबल है जिसके अंदर ये 6 सेल्स है और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसमें, इस वाले डिजाइन में जिसके अंदर B शो नहीं होता, यानी B और AB दोनों क्या आपस में मर्ज हो गए। तो देखिए हमारे पास ये इसकी कोडिंग है। टेबल 1 देखिए टेबल ओपन क्लोज तो 2 TR है यानी 2 ही रो है हमारे पास और हर रो के अंदर 3 सेल है ABCD। तो ये कोडिंग है। हम चाहते हैं कि हमें B को मर्ज करना है A के साथ। तो यहाँ पे आप देखिए कि A B अगल बगल में ही है यानी दोनों कॉलम अगल बगल में है। तो हमें करना क्या है कि हमें A को देखो A ही शो हो रहा है तो A में हमें कॉलस्पेन लगाना है अब और इज इक्वल टू 2 क्योंकि यहाँ पे A और B दो क्या है, कॉलम है। तो 2 कॉलम है हमारे पास तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलस्पेन इज इक्वल टू 2 और B को हम हटा देंगे क्योंकि इसमें B है नहीं तो B को रिमूव कर देंगे। तो हमें जैसे A और B को आपस में मर्ज करना है तो A और B 2 कॉलम हो गए। तो हमें क्या करना है, अगेन A में कोडिंग लिखनी है कॉल COL कॉल स्पैन और हम इसके अंदर 2 लिखेंगे क्योंकि A और B अलग अलग कॉलम है और आपको मर्ज करना है B के साथ। तो देखिए जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो B तो मर्ज हुआ ही नहीं, ये तो A थोड़ा ब्रॉड हो गया। तो हमें B को मर्ज करना है तो B को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। हम ये मानेंगे कि B A में मर्ज हो गया। तो हम यहाँ पे जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए A और B आपस में मर्ज हो गया। नेक्स्ट हमारा रो स्पैन। जिस तरीके से कॉल स्पैन है वैसे रो स्पैन है। जैसे कॉल स्पैन को मर्ज किया जाता है वैसे हम रो को मर्ज करते हैं। इसके अंदर भी TD में ही सेम टू सेम हम क्या कहते हैं कोडिंग लिखते हैं। देखिए TD रो स्पैन इक्वल टू वैल्यूज, कितनी रो को आपस में मर्ज करना है, कितनी वैल्यू को आपस में मर्ज करना है। एग्जांपल में देखिए कि हमारे पास वही ABCDEFGH है, ठीक है, और हमारे पास इसकी सिंटेक्स जैसे इसकी कोडिंग क्या है, टेबल 2 TR है तो TR ओपन TR क्लोज 1 TR ओपन TR 2 यानी 2 दूसरा हो गया यानी पहला रो है दूसरा रो और हर रो में 3 सेल्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें A और E को आपस में मर्ज करके A को ही शो करना है। तो देखिए A और E आपस में मर्ज, जो शो हो रहा है उसी के अंदर हमें वो कोडिंग लिखनी है, किसके अंदर, TD में। तो देखिए A में ही लिखना है, यहाँ पे रो स्पेन देखो ये रो और ये रो, तो हम रो को क्या करेंगे, रो स्पेन इक्वल टू 2 और E को जो गायब हो गया है जो नहीं दिख रहा उसको हम रिमूव कर देंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया रो स्पेन इक्वल टू 2 लिख दिया, ठीक है, तो A में लिख दिया, ओके। और हमने क्या किया, अब देखिए जो E है E तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो अब हम E को रिमूव कर देंगे। तो हमारी ये पूरी की पूरी कोडिंग ऐसे होती है। देखिए रो स्पेन के अंदर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले टेबल की पूरी कोडिंग लिखनी पड़ेगी। जैसे ये ABCDEF है, हमें इस तरीके से एक टेबल की कोडिंग लिखनी होगी ABCDEF, ऐसे हम लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें
रो स्पेन करना है, यानी ए और डी को आपस में मर्ज करना है, जिसको आपको दिखाना है, हमें कोडिंग उसके अंदर लिखनी है। हमें क्या करना है, हमें ए को शो करना है, यानी डी को ए में मर्ज करना है। तो हम ए में लिखेंगे रो स्पेन, ROWSPAN, रो स्पेन लिखना है। और रो स्पेन में हमें कितने रो को मर्ज करना है, एक ए तो खुद हो गया और एक डी दूसरा हो गया, तो हमारे पास 2 रो को मर्ज करना है, तो हमने लिखा 2, और 2 लिखते ही हमने सेव किया, और सेव करते ही हमें देखिए आउटपुट क्या आएगा। देखिए ये ऐसे आया, देखिए ए, लेकिन ये तो डी तो मर्ज हुआ ही नहीं। रीजन, क्योंकि आपने डी को यहां से हटाया नहीं। जैसे मैं इस डी को हटाऊंगा यहां से और इसको सेव करूंगा, तो डी ये मेंशन करता है कि वो ए में मर्ज हो गया। तो देखिए ए में मर्ज हो गया। अब दूसरी देखिए, हमारे पास दूसरी एक कोडिंग ऐसे ही कि हमने रो स्पेन और कॉल स्पेन दोनों लिए, ठीक है। तो देखिए ABCD हमने वो ले लिया, 3x3 हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। और आप देखिए ए और ई रो स्पेन हो रहे हैं, तो हमने रो स्पेन इक्वल टू 2 लिख दिया, ए में लिख दिया क्योंकि ए शो हो रहा है, और ए किसको खा गया, ई को, तो हमने ई को गायब कर दिया। अब वहां पे देखिए बी और सी आपस में क्या हो रहे हैं, कॉल स्पैन। तो मैंने बी को शो किया है ना, तो बी में हम लिख देंगे कॉल स्पैन इक्वल टू 2, क्योंकि 2 ही हम कॉलम मर्ज कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सी को रिमूव कर दिया, क्योंकि सी बी में मर्ज हो गया। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।